हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपकी कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं बाहर हूँ और वहाँ से मैं आपके लिए आज वीडियो बना रही हूँ। तो आज की क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पिछली क्लासेस में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे जो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में आप राइट कर सकते हैं। बट अभी आपकी जो सीरीज़ चल रही है वो शॉर्ट क्वेश्चंस की चल रही है, लेकिन ये आपके दोनों ही शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो इस क्लासेस को ज़रूर करें और जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं उसको रिवाइज़ करके देखें और अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए, ताकि आपको लास्ट टाइम पे अपने वर्ड में आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर जैसे लिखा है उस तरीके से भी अपने तरीके से बना कर नोट डाउन कर सकते हैं। मेन पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम टाइम पे रिवीजन करते समय हेल्प हो। और आपको नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आप अच्छे से और अच्छा एग्जाम में कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इन द 17th सेंचुरी। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, इसी में आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्री में क्या है, की फीचर्स क्या है। मेटाफिजिकल पोएट्री किस सेंचुरी में थी, तो आपकी 17th सेंचुरी में थी। तो हम जानेंगे कि इस मेटाफिजिकल पोएट्री में क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हम इसको मेटाफिजिकल पोएट्री कहते हैं। तो यहाँ देखिए, मेटाफिजिकल पोएट्री एसोसिएटेड विथ जॉन डन। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस राइटर है जिन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री को बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया और पॉपुलर बनाया। एंड हिज फॉलोअर्स emerged in the early 17th century as a reaction against the smooth conventional lyric of the Elizabethan age era। तो ये जो एलिजाबेथन एरा था उसके जो लिरिक थे बहुत स्मूथ, बहुत सॉफ्ट और कन्वेंशनल थे, उसी के अगेंस्ट ये माना जाता है। माना जाता है क्योंकि इसमें जो ऐसी कंपैरिजन थी वो बहुत ज़्यादा फार फेस्ट कंपैरिजन की जाती थी, ठीक है। फिर है, इट्स डोमिनेंट फीचर्स इंक्लूड द यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल कंसीट। ये वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स ने कंसीट शब्द का यूज किया है। कंसीट मतलब क्या होता है, ऐसा कंपैरिजन जिसे हम सोच नहीं सकते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये उस कंपैरिजन को यहाँ पे करते हैं। फिर है, elaborate unconventional metaphors that like disparate intellectual और scientific concept to emotional experience, ठीक है। तो इनके इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ लिंक करते हुए ये साइंस से रिलेटेड और बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण ये कंपैरिजन करते थे, ठीक है। बट इनकी कंपैरिजन ऐसी थी जो बहुत दूर दराज तक कोई करता नहीं था। फिर मेटाफिजिकल पोएम्स आर हाईली आर्गुमेंटेटिव, विटी एंड ड्रामेटिक। ये लाइन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफन एड्रेसिंग थीम ऑफ लव और रिलीजन विथ इंटेंस इंट्रोस्पेक्शन। दे कंबाइन पैशन विथ रीजनिंग के साथ साथ पैशन भी था इसमें। ऑफन स्टार्टिंग एब्रुप्टी टू इंगेज द रीडर इमिडिएटली, कि ऐसी चीज़ें थी कि हम जल्दी जल्दी जो रीडर है पढ़ने वाला उसको इंगेज कर सकें। अनलाइक रोमांटिक पोएट, मेटाफिजिकल पोएट्स यूज्ड हार्श इमेजनरी। तो ये क्या करते हैं कि ये एक हार्श इमेजनरी का यूज करते हैं। फिलोसफिकल आर्गूमेंट एंड पैराडॉक्स। दो पैराडॉक्स मतलब अपोजिट चीज़ों का ये क्या करते हैं कि यूज करते हैं। जॉन डन इज द प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव विथ अदर नोटेबल फिगर्स इंक्लूडिंग। मतलब जॉन डन जो है इसमें प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, लेकिन इनके साथ साथ आपके देखिए एंड्रू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट ने भी मेटाफिजिकल पोएट्री लिखा है और ये भी आपके माने जाते हैं फेमस राइटर मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए। फिर देखिए, दिस पोएट्री वाज ऑफन ओवरलुक्ड आफ्टर द रेस्टोरेशन बट वाज रिवाइव्ड इन 20th सेंचुरी पार्टिकुलरली बाय टी.एस. एलियट फॉर इट्स फ्यूजन ऑफ थॉट एंड फीलिंग। तो जिस टाइम पे ये 17th सेंचुरी में चली, लेकिन एक टाइम के बाद ये क्या हो गई, फिर इसको मतलब बंद हो गया लिखना। उसके बाद जब 20th सेंचुरी आई तो आप देखते हैं टी.एस. इलियट ने इसको फिर से डेवलप, इसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया और फिर से इन्होंने इस पर जोर दिया। मतलब इनके जो अस्तित्व थी धीरे धीरे कम हो रही थी, फिर से वापस लेके आए। मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में बताया, पोएट्स के बारे में बताया, उनकी थॉट्स ऑफ फीलिंग्स के बारे में बताया, ठीक है। तो ये सारे की पॉइंट्स है। ये शॉर्ट नोट आपके लिए अगर आपको आ जाती है मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में या मेटाफिजिकल पोएट के बारे में, तो आप इसे लिख सकते हैं, आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है
व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। तो रोमांटिक जो मूवमेंट है, रोमांटिक एज है, रोमांटिक पीरियड है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। यहाँ कुछ भी आ जाए लिखने को, चाहे यहाँ पे एज दे दे कि क्या है एज, या पीरियड आ जाए, तो आपको इन्हीं में से चीज़ों को लिखना है, या ये आंसर आपके 2-2 3-3 क्वेश्चंस को कवर करेगी। तो देखिए स्टार्ट होता है, द रोमांटिक एज बिगिंस, मतलब अगर रोमांटिक एज की शुरुआत कहाँ से हुई थी, फेमसली तो रोमांटिक एज बिगिंस फेमसली विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलाड, मतलब जब आपकी लिरिकल बैलाड की पब्लिकेशन होती है 1798 में, उसी टाइम को हम रोमांटिक एज की शुरुआत मानते हैं, ठीक है, बाई वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिरिकल बैलाड लिखा किसने, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने, ठीक है। फिर इट वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट द 18th सेंचुरी एज ऑफ रीजन, ये 18th सेंचुरी की एज ऑफ रीजन यानी नियो क्लासिकल एज के अगेंस्ट एक रिएक्शन था। तो ये सब आप अगर लिखते हैं अपने नोट में तो आपका नोट्स और स्ट्रॉन्ग बनता है, और इससे आप एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने पढ़ाई की है, ठीक है। फिर देखिए, पीरियोडाइजिंग इमोशन, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन ओवर ऑर्डर एंड लॉजिक। इस रोमांटिक एज में सारी चीज़ें क्या थी, ऑर्डर में थी एंड लॉजिक के साथ थी। रोमांटिसिज्म एम्फेसिस द ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर के ऊपर क्या करती है ये, एम्फेसिस जोर देती है। ऑफन पोर्ट्रेइंग इट एज अ स्पिरिचुअल फोर्स, वर्ड्सवर्थ पोएट्री and celebrated the common man and rustic life. The movement was influenced by the French Revolution. तो ये मूवमेंट क्या था, ये फ्रेंच रिवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस था। एडवोकेटिंग लिबर्टी, चैलेंजिंग सोशल कन्वेंशंस। की पोएट्स इंक्लूड, इसमें देखिए लैक पोएट माने जाते हैं। लैक पोएट कौन कौन से होते हैं, तो 3 आपके लैक पोएट माने जाते हैं, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी। एंड द यंगर जनरेशन, कीट्स, सेली, बैरन, ये सब आपके क्या कहते हैं, ये सेकेंड जनरेशन के आपके माने जाते हैं। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ नोट डाउन करके यहाँ पे लिखनी है। Characteristic features included the use of simple lyrical language, a fascination with the supernatural and the medieval past। इसमें सिंपल चीज़ें थी, लिरिकल लैंग्वेज थी और एक सुपर नेचुरल थीम्स का भी यूज इसमें किया गया है। एंड द इमरजेंस ऑफ द बैरोनिक हीरो, ए मेलंकोलिक, रिबेलियस एंड पैशनेट फिगर। यहाँ पे क्या किया गया है, बैरोनिक हीरो को भी इमर्ज किया गया है जो एक रिबेलियस है और पैशनेट फिगर के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपने शॉर्ट नोट को लिखेंगे, जो 125 नंबर का वर्ड्स में लिखा जाना है, उसमें आपको ये नंबर यहाँ पे आपको एग्जामिनर देगा ही देगा। और यही अगर आपको लॉन्ग में पूछ सकता है तो आप इसमें इन चीज़ों को लॉन्ग में लिख सकते हैं। और लॉन्ग की जो मैं अभी लेके आऊँगी सीरीज़, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन लॉन्ग में देखने को मिलेंगे कि हम और क्या उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द विक्टोरियन एज 1837 1901। तो हमें पहले तो विक्टोरियन एज का हमें एज पता होना चाहिए कि कब से कब तक है। रिफ्लेक्ट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजियस। तो विक्टोरियन एज में हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं साइंस और रिलीजन के बीच में। तो किस तरीके से ये रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे वही हमें दिखाना है। तो द विक्टोरियन एज वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल रिफॉर्म एंड मोस्ट नोटेबली साइंटिफिक एडवांसमेंट दैट चैलेंजेस ट्रेडिशनल फेथ। इस टाइम क्या हो रहा था कि इस टाइम आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी बहुत बढ़ गई थी, सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे और साइंटिफिक चीज़ें क्या थी, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई थी। लेकिन इसके साथ ही ये क्या कर रही थी, हमारी जो ट्रेडिशनल फेथ है, हमारी ट्रेडिशनल परंपराएं हैं, उसको ये चैलेंज कर रही थी। तो द पब्लिकेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन्स ऑन द ओरिजिन ऑफ species 1859 shook the religious foundation of the society by proposing evolution, bringing science into direct conflict with the बाइबल्स अकाउंट ऑफ क्रिएशन। जब ये चार्ल्स डार्विन्स की जो एक सिद्धांत था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिफिक जो बुक आई, उससे क्या हुआ और ज़्यादा इनहेंस हुआ जो हमारी क्या थी
चीज़ों को हिला दिया उन्हें। जो रिलीजियस फाउंडेशन थे, थॉट्स थे, वो जो हमारे पहले से चली आ रही थी परंपरा, उसको उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया, क्योंकि ये साइंटिफिक सिद्धांत था। फिर है विक्टोरियन। इस तरीके से हम साइंटिफिक चीज़ों में और हमारे फेथ में हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट। विक्टोरियन लिटरेचर देयरफॉर इज मार्क्ड बाय दिस टेंशन, रिफ्लेक्टिंग ए डीप एंजाइटी अबाउट द लॉस ऑफ फेथ एंड द पर्पस ऑफ ह्यूमैनिटी। इस एज में हम लॉस ऑफ फेथ को देखते हैं एंड पर्पस ऑफ ह्यूमैनिटी को भी यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो फेथ है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इस साइंटिफिक और इंडस्ट्रियलाइजेशन चीज़ें बढ़ती जाती हैं। पोएट्स लाइक मैथ्यू अर्नोल्ड इन डोवर बीच एक्सप्रेस्ड प्रोफाउंड डाउट एंड द मेलंकोली लॉन्ग विथ ड्राइंग रोअर और फेथ। आपने देखा होगा कि आपके एलटी के सिलेबस में डोवर बीच दिया हुआ है। इसमें मैथ्यू अर्नोल्ड ने किस तरीके से बताया है कि आज के टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी बढ़ती जा रही है, हमारी जो पारंपरिक चीज़ें हैं, हमारा जो फेथ है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जा रहा है। कन्वेंसली एल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन इन मेमोरियम अटेम्प्टेड टू रिकॉन्साइल साइंटिफिक फाइंडिंग विथ रिलीजियस होप। इस तरीके से इन मेमोरियम में भी हम देखने को हमें मिलता है। द पोएट्स लिटरेचर ऑल्सो मूव्ड टूवर्ड्स realism to address these social challenge, with novelists like Charles Dickens and George Eliot focusing on social, moral and economical problems। इस तरीके से बहुत सारे जो राइटर हैं उन्होंने इस प्रॉब्लम्स को समझा और इस पर बहुत सारे अपने थॉट दिए और लिखा भी। तो हम इस तरीके से विक्टोरियन एज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज आपके 3 क्वेश्चन हुए, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन तीनों क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आती हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।